नमस्कार। आज क्लास 11 का भूगोल का भाग 2 का तीसरा चैप्टर अपवाह तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे ध्यान से समझिए। निम्न में से कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती है? दामोदर नदी। निम्नलिखित में से किस नदी की द्रोणी भारत में सबसे बड़ी है? गंगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है? सिंधु। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? नर्मदा। निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा व भागीरथी का संगम स्थल है? देवप्रयाग। निम्न में अंतर स्पष्ट करें। नदी द्रोणी और जल संभर। नदी द्रोणी बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी कहा जाता है। इसका आकार बड़ा होता है। जल संभर छोटी नदियों या नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को जल संभर कहा जाता है। इसका आकार छोटा होता है। वृक्षाकार और जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप। वृक्षाकार और जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप में अंतर। वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप जब अपवाह की आकृति वृक्ष के समान हो जाती है तो अपवाह के इस रूप को प्रतिरूप को वृक्षाकार प्रतिरूप कहते हैं। जैसे उत्तरी भारत की नदियाँ। जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप जब मुख्य नदियाँ एक दूसरे के समानांतर बहती हों और सहायक नदियाँ उनसे समकोण पर मिलती हों तो इस प्रकार के प्रतिरूप को जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। अपकेंद्रीय तथा अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप। उत्तर। अपकेंद्रीय तथा अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप में निम्न अंतर है। अपकेंद्रीय प्रतिरूप जब नदियाँ किसी पर्वत से निकलकर भिन्न दिशाओं में बहने लगती है तो इसे अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप कहा जाता है। अभिकेंद्रीय प्रतिरूप जब किसी दिशाओं से नदियाँ बहकर किसी झील या गर्त में विसर्जित हो जाती है तो इसी प्रकार की अपवाह प्रतिरूप को अभिकेंद्रीय प्रतिरूप कहते हैं। डेल्टा और ज्वारनदमुख। डेल्टा और ज्वारनदमुख में अंतर। डेल्टा नदी अपने मुहाने पर कई उपनदियाँ या जल वितरिकाओं में बढ़ जाती है, इसे डेल्टा कहा जाता है। नदी कई भाग में बहने लगती है और उसका आकार त्रिभुज जाकर हो जाता है, त्रिभुजाकार हो जाता है। नदी का मंद गति से बहने की वजह से मुहाने पर मलबा जमा रहता है। ज्वालामुख नदी अपने मुहाने पर कई नदियों या जल वितरिकाओं में नहीं बढ़ती तथा यह सिर्फ गहरी घाटी बनाती है, यह ज्वालामुख कहा जाता है। नदी तेज गति से बहकर मुहाने को साफ करती है, इसलिए इसका कोई स्वरूप नहीं हो बनता। नदी का तेज गति से बहने की वजह से मुहाना साफ रहता है। लघुत्तरीय प्रश्न। भारत में नदियों को आपस में जोड़ने के सामाजिक आर्थिक लाभ क्या हैं? उत्तर। भारत में नदियों को आपस में जोड़ने के सामाजिक आर्थिक बहुत लाभ हैं। इसके अंतर्गत भारतीय नदियों को दो भागों में बांटा जाता है। इसमें पहली होती है जिसमें साल भर पानी रहता है और दूसरा प्रकार की नदी जिसमें साल भर पानी नहीं रहता है। भारत की नदियाँ प्रतिरूप जल की बड़ी मात्रा वहन करती है, लेकिन समय व स्थान की दृष्टि से इसका वितरण समान नहीं है। वर्षा ऋतु में ज़्यादातर जल बाढ़ में व्यर्थ हो जाता है तथा यह समुद्र में मिल जाता है। जब देश के एक भाग में बाढ़ आती है तो इसके विपरीत दूसरा भाग ज्यादा सूखाग्रस्त होता है। यदि हम नदियों को आपस में जोड़ें तो बाढ़ और तथा सूखे की समस्या भी हल हो जाएगी। पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध होने के कारण पीने के पानी की समस्या भी नहीं रहेगी और पैदावार में बढ़ोतरी होगी और तथा किसानों की आर्थिक हालत सुधरेगी।
प्रायद्वीपीय नदी के 3 लक्षण लिखिए। प्रायद्वीपीय नदी के 3 निम्नलिखित लक्षण हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ भारत की में समतल भाग से होकर नहीं बहती, इसलिए इन्हें नहर नहीं इसलिए इनसे नहर नहीं निकाली जाती। ये नदियाँ साल भर पानी नहीं रहता है। ये नदियाँ टेढ़ी मेढ़ी नहीं बहती, अथति विसर्प नहीं बनाती, यद्यपि विसर्प नहीं बनाते। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। उत्तर भारतीय नदियों की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? यह प्रायद्वीपीय नदियों से किस प्रकार भिन्न है? उत्तर भारत की ज़्यादातर नदियाँ हिमालय से निकलती है, इस कारण इन नदियों में साल भर पानी से भरी रहती है। इसके विपरीत पठारी भागों में निकलने वाली नदियाँ गर्मी के दिनों में सूख जाती है और उत्तर भारत की नदियाँ ज़्यादातर मैदानी भागों में बहती है। इस वजह से इन नदियों से नहरें निकाली जा सकती है। उत्तर भारत की ज़्यादातर नदियाँ गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। सिंधु नदी अरब सागर में तथा गंगा तथा ब्रह्मपुत्र बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उत्तर भारत की नदियाँ दक्षिण भारत की नदियों से भिन्न है। दक्षिण भारत की नदियों में साल भर पानी नहीं रहता और यह समतल भागों में भी नहीं बहती, जिस कारण इन नदियों में न नावें चलाई जा सकती है और न ही नहरें निकाली जा सकती है। जबकि उत्तर भारत की नदियों की स्थिति ठीक इसके विपरीत है। मान लीजिए कि आप हिमालय के गिरिपथ के साथ साथ हरिद्वार से सिलीगुड़ी तक यात्रा कर रहे हैं। इस मार्ग में आने वाली मुख्य नदियों के नाम बताएं। इनमें से किसी एक नदी के विशेषता का भी वर्णन करें। हिमालय के गिरिपथ के साथ साथ हरिद्वार से सिलीगुड़ी तक यात्रा करने पर इस मार्ग में आने वाली मुख्य नदियाँ शारदा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला, बागमती, कोसी, टोंस, गोमती, सरयू, रामगंगा, गंगा आदि प्रमुख है। गंगा का उद्गम स्रोत उत्तरांचल के उत्तरकाशी जिले में 3900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गंगोत्री हिमनद है तथा इसे भागीरथी भी कहते हैं। गंगा मध्य हिमालय और लघु हिमालय को काटकर शंकर महाखंड से होकर गुजरती है। देवप्रयाग में अलकनंदा भागीरथी से मिलती है और इसके पश्चात गंगा कहलाती है। हरिद्वार के निकट गंगा मैदानी भागों में प्रवेश करती है। इससे पहले यह दक्षिण दिशा में तथा पुनः दक्षिण पूर्व और पूर्व दिशा में बहती है और आगे चलकर भागीरथी और हुगली नाम की 2 वितरिकाओं में विभाजित हो जाती है। गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर। गंगा उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश में 1560 किलोमीटर, बिहार में 445 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर की दूरी में बहती है। गंगा द्रोणी केवल भारत में लगभग 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। धन्यवाद। चैप्टर समाप्त हुआ।